अभिनंदन आपका करते हैं, बहुत दिनों से थी अभिलाषा दर्शन को मेरा आपके, पूर्ण हुई उत्तर इच्छा, इनके काबुल है हमारे, रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड स्थित हरिओम अग्रसेन अस्पताल में रविवार को हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से राष्ट्र निर्माण में प्रबुद्ध समाज की भागीदारी को लेकर प्रदेश स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बतौर मुख्य अतिथि, कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव बतौर विशिष्ट अतिथि, समाज सेवी प्रसिद्ध उद्योगपति MP गोयल व प्रसिद्ध उद्योगपति रवि गुप्ता बतौर विशिष्ट अतिथि, वहीं वरिष्ठ पत्रकार महेश वैद बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे। इस दौरान शहर के अनेक सामाजिक संगठन, अधिवक्ता, चिकित्सक, पार्षद व शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने भी राष्ट्र निर्माण में एक नागरिक की भूमिका पर अपने विचार रखे, वहीं सुझाव भी दिए। जिला प्रधान एचयूने से अमित विश्वकर्मा जी जिला महामंत्री एचयूने और पत्रकारिता से जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं और समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, आज सबसे पहले तो मैं हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय के ऊपर ये गोष्ठी रखी है और समाज निर्माण में आज मैं सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो मन की बात को हर महीने लास्ट संडे को करते हैं मैं सुन रहा था, तो उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि समाज निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। तो आज का जो पत्रकारिता जो आज गोष्ठी रखी है, तो पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा अहम रोल है समाज निर्माण में। और पत्रकारिता चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक कल्याण हो, कोई भी चीज हो, पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि कोई भी, जैसे आपकी राजनीति भी, आपका मनुष्य का जो एक आवाज है, एक परसेप्शन से चलता है और परसेप्शन कौन बनाता है? परसेप्शन बनाता है पत्रकार और प्रबुद्ध लोग। समाज के अंदर अगर मान लो किसी के बारे में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनके बारे में जो एक परसेप्शन बना, वो किसने बनाया? हम सब लोगों ने बनाया, पत्रकारिता ने बनाया, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बनाया। नरेंद्र मोदी के हाथों में ही हमारा देश सुरक्षित है, क्योंकि वो देश के बारे में सोचते हैं। तो एक परसेप्शन अगर मान लो किसी के बारे में खराब हो गया, तो वो चाहे राजनीति हो किसी की, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, वो खराब हो जाता है। तो मेरी जो पत्रकारिता या पत्रकार भाइयों से एक अनुरोध है कि आप लीडर होकर लिखिए, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब यही है कि आप समाज की जो भी बुराइयां, समाज के अंदर जो भी कमियां हैं, या राजनीति में जो भी कमियां हैं, या किसी व्यक्ति में जो भी कमी है, वो बिल्कुल लीडर होकर लिखिए, दबाव ना लिखिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि सच लिखिए, मतलब आपके लिखने से एकदम दिशा बदल जाती है। मान लो किसी सही आदमी के बारे में अगर गलत छप गया, तो उसकी जिंदगी, उसकी राजनीतिक जीवन हो, चाहे उसका सामाजिक जीवन हो, चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन हो, उसका सारा जीवन खराब हो जाता है। तो ये मेरी आपसे अनुरोध है कि आप लोगों की इस समाज निर्माण में, इस राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम भूमिका है। तो आप सच लिखें, सही लिखें, लीडर होकर लिखें, बहुत अच्छी बात है। और मेरे से पहले काफी वक्ताओं ने देश निर्माण के बारे में बहुत सी बातें कही। एक बात कही कि सामाजिक समरसता देखो, हमारी सरकार जब से आई है, प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की शुरू से ये सोच रही है कि समाज में हमें समरसता का भाव पैदा करना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि आज सरकार ने जितने भी महापुरुष हैं, जो किसी भी जाति विशेष से संबंध रखते हो, उनके जन्मदिन हम सब मिलकर मनाते हैं। अभी भी हमने गुड़गांव में जैसे
रविदास जयंती मनाई, तो सब लोगों को साथ लेकर के हमने मनाई, क्योंकि रविदास जी कोई खाली एक के रविदास समाज के नहीं है। उन्होंने जो अपने संदेश दिए, जो उन्होंने अपनी शिक्षा और उपदेश दिए, वो सभी समाज के काम होते हैं, वो किसी एक समाज के लिए लागू नहीं होते। उन्होंने जैसे कहा था कि ऐसा चाहूँगा में मेरे समझ को हम छोट बड़ा शब्दों से रविदास रहे, पर ये जो उनकी उपदेश है, उन उपदेशों को अमली जामा बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसको अमली जामा पहनाने में लगे हुए, और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि कई बार हमें कहते हैं कि आपने ऐसे के लिए वाल्मीकि चौपाल चाहिए, किसी को गणेश चौपाल चाहिए, किसी को राजपूत चौपाल चाहिए, तो समाज को एक रखने के लिए हमें अब आगे से परंपरा करनी पड़ेगी कि समाज इकट्ठा रहे, और गांव में जाए तो एक कम्युनिटी हॉल बने, कोई कम्युनिटी हॉल एक आप जानते हैं अपना वोट मांगेगी तो एक तो सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, दूसरा क्या है जो हम चाहते हैं कि समाज सब एक साथ मिलकर रहे, भाईचारा आपस में बने, वो नहीं बन पाएगा। तो इसे मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, मैं गाँव में भी जाता हूँ, अपील करता हूँ कि ये जाति विशेष की आप लोग बात नहीं मांगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक कम्युनिटी हॉल हो जिसके अंदर सभी जाति मिलकर के अपना प्रोग्राम करें, तो उससे एक समाज के अंदर अच्छा मैसेज जाएगा, तो मैं एज ए पॉलिटिशियन सब लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी जिस गांव के रहने वाले हो, सब गांव में एक बनाओ, विचार बनाओ, एक लोगों में एक एकता बनाए, ये कहेंगे कि सब लोग हम इकट्ठे रहेंगे, एक अच्छी सी चौपाल बनाए, मान लो 4 चौपाल हम बनाते हैं, तो 50 लाख रुपए लगे, एक ही चौपाल बनाए, अच्छी बनाए 50 लाख के अंदर, तो उसमें सारी सुविधा होगी। तो एक इस तरह का भाव समाज के अंदर अगर हम पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये समाज अच्छी तरह अच्छी दिशा में चलेगा, और एक राष्ट्र निर्माण का काम इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, और पत्रकारिता का भी एक बहुत बड़ा रोल इस समाज को लगाने में है। तो आज इस विचार गोष्ठी के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने भी मुझे आने का मौका दिया, आप लोगों की अपने विचार रखने का मौका दिया। कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आर.के. वशिष्ठ जी साहब, मंच पे विराजमान रवि गुप्ता जी, अपना परिचय मंच के माध्यम से दे दिए, शहर के बहुत जाने मानने वाले नाम, और उनके साथ में आदरणीय एमपी गोयल साहब, अगर आप समय से इस कार्यक्रम की सूचना दे देते तो ये बहुत सजा हुआ मिलता है। मुझे लगता है आनंद में करा था, वरना ट्रेन पे हुआ और आपको भी अच्छा सुहाना लगता। और आज मुख्य वक्ता के रूप में सरकार जगत से, और कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद ज्यादा चमक आई है, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपना दोबारा इस क्षेत्र से जुड़ चुके हैं, और इनके बात में तो सच्चाई थी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में विचार गोष्ठी के बाद चर्चा करेंगे तो रिजल्ट शायद आएंगे। मंच पे ही विराजमान भाई सुरेंद्र गौड़ जी, और मैं बधाई देना चाहूंगा भाई विश्वकर्मा जी को, अमित को और सारी इसकी टीम जो आज इतना अच्छा विषय चुना है। और मुझे लगता है कि वाकई में ही जब भी हम महापुरुषों का जन्म दिवस मनाते हैं, जब भी किसी संस्था का वार्षिक उत्सव मनाते हैं, और जब भी किसी न किसी इसलिए मनाते होंगे ताकि समय समय पे सबको जिम्मेवारियों का एहसास हो सके। तो आज अच्छा विषय आपने चुना है, और मेन तो हमारा तो आपका एक ही सीखे के दो पहलू है, राजनीतिक और पत्रकारिता।
तो इसलिए आपने ये विषय अच्छा चुना है, इससे सबको बधाई। और रेवाड़ी के सभी प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पे विराजमान है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्कूल संचालक हैं, और मैं पीछे तक नजर फैला रहा हूँ। कोई न कोई किसी न किसी रास्ते से समाज के सुधारों में संस्था के रूप में विराजमान। मैं रवि गुप्ता जी कई बात अच्छी कह गए। मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा विषय की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए। तो मैंने कहा मुझे विषय मिल गया, ताकि उस पर मैं भी 2-4 बात अपनी रख लूंगा। उन्होंने चिंता व्यक्त करी है राष्ट्रवाद, और करनी भी चाहिए, क्योंकि सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है। कई बार लोग दूसरों की तरफ तो उंगली उठाते, मजाना करेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरा क्या योगदान है, कभी कभी आप सोचते नहीं होंगे कि वह अध्यापन में राष्ट्र सेवा कर सकता है, और डॉक्टरी के क्षेत्र में राष्ट्र सेवा कर सकता है। सीमा की तो राष्ट्र सेवा हो ही रही है, लेकिन सीमा से ज्यादा अगर कहीं राष्ट्र को ज्यादा खतरा है तो वो अंदरूनी, और अंदरूनी अनेक समस्याएं। जब तक भी आदमी जिम्मेवारी से अपना काम करता है, तो मैं समझता हूँ राष्ट्र सेवा का भाव रख के आदमी को अपना काम करना चाहिए। चाहे वो बिजनेस है, चाहे व्यापार है, चाहे शिक्षा है, चाहे डॉक्टर है, चाहे अनेक क्षेत्र, चाहे राजनीतिक है, चाहे पत्रकारिता है, सब अपने अपने क्षेत्र में उस जिम्मेवारी का ऐसा हमेशा लेना चाहिए, और उसको ये भी रखना चाहिए फर्स्ट इज द नेशन, हम उस राष्ट्र के जिम्मेवार नागरिक हैं, और सेकंड इज द समाज, और थर्ड इज द माई सेल्फ। तब कहीं जाकर सुधार होगा। हम कहते तो हैं तब सुधार करेंगे, लेकिन कहते ही उनकी जिम्मेवारी तो आपसे शुरू होती है। मैं सुधरूंगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो केवल और केवल दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्यों कर रही है, उसका ना सोच के मैं क्या कर रहा हूँ, राष्ट्र के प्रति मेरा क्या समर्पण है, इस भावना को हमेशा व्यक्ति को याद रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजों का निवारण उसी बात से हो जाएगा। और रहा बात अभी, क्योंकि मैं देख रहा था चाइना जर्मनी से 1949 में आजाद हुआ, लेकिन हम 1947 में 2 साल पहले उनसे आजाद हुए। क्या अंतर है, क्यों ऐसा हुआ? आज वो हमसे 100 साल आगे है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा, इसलिए 100 साल आगे। आजाद तो हमसे 2 साल बाद हुआ, लेकिन आज वो हमसे 100 साल आगे है विकास में भी। और विकास तभी होता है जब राष्ट्रवाद से जुड़ी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। कई बार मैं सोचता हूँ, अगर लोग कहते हैं अगर 99 100 में से 99 बात बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। मैं इसको अलग से सोचता हूँ। मैंने कहा ना कोई बेईमान है ना कोई ईमानदार, केवल कुम्हार जो होता है वो मिट्टी इकट्ठी करता है, मथता है, उसको तैयार करता है। तो वही अगर कुम्हार के ठीक मिट्टी का चयन हो जाए तो वही उसको भगवान की मूर्ति का रूप दे सकता है, और वही कुम्हार अगर दूसरा रूप देना चाहे तो भिक्षा पात्र का रूप दे सकता है। तो कुम्हार तो एक ही है, शिल्पीकार अगर ढंग का होता, अगर आजादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे और सरदार पटेल जैसे लोग मिल जाते तो आज हम 75वां स्वर्णिम दिवस मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो मैं समझ पाता देश की ये दुर्दशा होती, लेकिन 60 साल ने ये जरूर जता दिया पूरे विश्व को, आज भारत के बिना, भारत के विचार के बिना, भारत की संस्कृति के बिना मतलब पूरी दुनिया का भला नहीं हो सकता। ये सबने माना है। आज हम 20 का अध्यक्षता कर रहे हैं, आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। और बड़ी बात यह है कि 8 सालों के दौरान मैं इतना ज्यादा परिवर्तन होते देखा है, और आपने भी देखा है। अगर नहीं तो सीमा मोदी जी आए, मोदी जी की चर्चा करी 15 सितंबर 2013 को जब कचेरी मैदान में, तो वहां पर उन्होंने एक ही बात कही थी, आज
देश में रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बनता। हमने सब कुछ विदेशों पे निर्भर होना पड़ता है। आज एक कील भी हम नहीं बना पा रहे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कितना परिवर्तन आया। और दूसरी बात ये भी कह रहे थे भाई उनको दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है, सीमा पर जो खड़ा हुआ सिपाही, और दिल्ली के आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इतनी देर में तो आतंकवादी उनको गोली मार के चले जाते हैं। लेकिन आज बड़ी बात यह है, आज हमने प्रक्षेपास्त्र भी बनाए, कंबोडिया में बनाए, लड़ाकू विमान भी बनाए, लेटेस्ट हथियार भी बनाए और बुलेट प्रूफ जैकेटें भी दी। और उसके साथ साथ उसकी जेब में ये चिट्ठी भी है, अगर जैसे आतंकवादी को देखे तो भाई इंतजार ना करे, बल्कि जितनी गोली चलाए तो तुम यहाँ से बम चलाओ। एक ऐसी अनुमति मिली और उसका परिणाम है। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात आ रही थी। आज हिंदुस्तान तो संभल गया, लेकिन पाकिस्तान की क्या दुर्दशा है, ये वैसे ही नहीं हुई ना। तो यही दुर्दशा हमारी भी होनी थी। ये तो 8 साल एक अच्छे शिल्पीकार, एक अच्छे कुम्हार के हाथ में ये देश आ गया, जिसकी वजह से आज हम पूरा विश्व हमारा लोहा मानता है। और लोहा भी किस तरह से मानता है आपने देखा भी होगा। म्यांमार में जब हुआ तो उसका युद्ध रुकवा के 5000 लोगों को म्यांमार से निकाल के लाए, उसमें विदेशी लोग भी आए थे। और आपने देखा अभिनंदन को 24 घंटों में पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को लौटाना पड़ा। और जो हमारे ऊपर 350-400 साल राज कर गए थे ब्रिटेन के लोग, आज वो भारतीय राज कर रहा है। ये परिवर्तन की तरफ हम बढ़ते हैं। और यूक्रेन और अमेरिका का जब युद्ध हुआ तो मुझे लगा कि ये कैसे खत्म होगा। हमारे लोग इतने हिंदुस्तानी वहां बसे हुए, तो कितनी 40,000 की संख्या में हिंदुस्तानी एक उसको निकालने का काम करा। वहां की दोनों सरकारें, रूस और यूक्रेन की दोनों सरकारों ने नहीं माना। अरे भाई हम निकाल तो देंगे, युद्ध तो रोक देंगे, लेकिन कैसे पहचानेंगे भारतीय हैं। बोले जिनके हाथ में तिरंगा झंडा हो उसको सैकड़ों वापस हिंदुस्तान में छोड़ने का काम करें। और ये तिरंगा ने भारतीय को ही नहीं बचाया, बल्कि पाकिस्तान वाले बांग्लादेशी के तिरंगे को हाथ में लेके और वहां से सैकड़ों लौट के आए। ये तिरंगे की ताकत बढ़ी है इस 8 साल में। अब उसके सब लोग, आप लोग प्रजातंत्र की सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर ना आज कोई राजा है ना आज कोई रंग पे है, सब समान है। उससे पहले वक्ता ने बताया कि सबकी ताकत वही है, आशीर्वाद देने की। और ठीक लोगों के आज देश इसीलिए सुरक्षित है। आज सारी चीजें धीरे धीरे आज विश्व में आपका डंका बज रहा है। और मैं ये सोचता हूँ, कई बार इतिहास में जाता हूँ, 1,98,58,117 वर्ष पहले जब पहली बार सूर्य धरती पे आया था, जब दुनिया के लोगों ने आंख खड़ी कर ली थी, जब ये भारतवर्ष नेतृत्व करता था। एक दिव्य भारत, एक अलौकिक भारत। यही से सारी दुनिया में सारी विधाएं, सारी मान्यताएं, सारी योग्यताएं और इसी वर्ग को आप उठा लेंगे तो वो भारतवर्ष से पूरी दुनिया में फैला है। और अध्यात्म का तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया अगर किसी देश को अध्यात्म देश मानती है तो हिंदुस्तान है। और अध्यात्म पे विश्वास करने वाला हमारे देश का नागरिक कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। इसलिए तो भारतीय संस्कृति संस्कार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एक दिन में खराब नहीं हुआ, धीरे धीरे खराब हुआ। और धीरे धीरे ही आपने देखा इस 8 साल के अरसे में वो ठीक भी हो रहा है और ठीक होता जा रहा है। इसलिए आज ये भव्य गोष्ठी में जो बोलना चाहिए था मैं उस विषय पर नहीं गया, लेकिन अब राष्ट्रवाद की बात आई है तो मैं उस विषय पर चला गया। और ऐसी बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आज सवारी अपने सामान की स्थिति में हो जाएगी तो सबका राष्ट्रवाद आ जाएगा। सवारी ये सोचने लग जाएगी अगर मेरी भी जिम्मेवारी राष्ट्र के प्रति कुछ है तो बहुत सारी चीजों के भेद खुल जाएंगे, बहुत सारी चीजों के ताले खुल जाएंगे। इसलिए कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलते हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जय हिंद भारत। प्रमुख समाज सेवी से जगह जगह इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगों को बना के छोड़ के आगे चल के फिर दूसरी बिल्डिंग बनाने वाले मेरे भाई मित्र सका हैप्पी बर्थडे।
शहर को एक नया आयाम देने वाले, नया आयाम इस मायने में कि कोई हमारे परिवार में आता है, कोई दूर से रिश्तेदार आता है कि तुम्हारी रेवाड़ी में क्या है, तो चलो तुमको माल ले सकते हैं, बीएमजी माल ले सकते हैं। तो ऐसे शहर को सुंदर बीएमजी माल देने वाले हमारे रवि गुप्ता जी भाई साहब से बच्चे नहीं है, शास्त्री जी और इस सभागार में सभी उपस्थित मेरे प्रमुख नागरिक बंधुओं मेरी बहन। अच्छा, आरपी वशिष्ठ जी को भी मैं सादर अभिनंदन सादर प्रणाम करूंगा। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, वशिष्ठ जी को बताया गया। तो ये जो विषय है, जो कि हम लोग आधे विषय को पकड़ लेते हैं, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, उसको कर्तव्य क्या है, हम भूल जाते हैं, हम अपने अधिकारों को याद रखते हैं। अब सामंजस्य तब बनेगा जब हम अपने अधिकारों को भी याद रखेंगे, लेकिन अपने कर्तव्यों को भी याद रखेंगे। और जब तक इसका तालमेल नहीं होगी, पत्रकारिता तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको मानते हैं, और ये बात सब जगह लागू होती है। ये न्यायपालिका पे भी होती है, विधायिका पे भी होती है, ये पत्रकारिता पे भी होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन पर भी होती है, ये सब चारों स्तंभ जिनको कहा चारों स्तंभ पर होती है। इनको माना गया, मैं मान ले रहा और प्रदेश की तरफ से मुझे जिम्मेदारी लगी थी, मैं वो वहाँ जो है उसमें कार्यक्रम में भागीदार भी था, और वहाँ जो मुझे वो सीट दी गई उन्होंने वो भी मैं लेने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मैंने वहाँ कहा कि हम गीता की बात करते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे, इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यानी कर्म क्या है? आज श्री कृष्ण भगवान होते तो वो भी इस असमंजस में पड़ जाते कि एक काले सिर वाले, मैंने जिस कर्म की परिभाषा की थी, तूने आज उसी कर्म को अपने हिसाब से उस परिभाषा को गढ़ दिया तूने, और जो मेरी परिभाषा थी, जो लेके मैंने गीता का ज्ञान दिया था, उसको भूल गए। तो सबसे पहले जो आज की विचार गोष्ठी है, इस विचार गोष्ठी की सार्थकता तभी तक है जब हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें और कर्तव्यों को समझें। हम अधिकार को अकेले को समझना छोड़ें। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे बातों के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो जाती है। आज के अखबार के अंदर आया, अभी मैं आ रहा था तो रास्ते के अंदर आया, ग्रास मार्केट को लेकर नई कंट्रोवर्सी शहर के अंदर खड़ी हुई है, नहीं होनी चाहिए। वीर सावरकर भी हमारे पूजनीय है, और हमारे जो है भगवान परशुराम जी भी हमारे पूजनीय है। क्यों कंट्रोवर्सी होना चाहिए किस काम के ऊपर? यानी हम अपनी बात को लेके क्या हम बैठ के हम पुलिस के पास जाएंगे, हम एसपी के पास जाएंगे, हम डीसी के पास जाएंगे, वो निर्णय करेगा, उस निर्णय को हम मानेंगे क्योंकि डंडे के जोर पर निर्णय को हम मान लेंगे। लेकिन क्या हम भाईचारे में बैठ के निर्णय करके नहीं मान सकते? क्या हम समाज के प्रबुद्ध चार लोगों को बिठा के उनसे निर्णय नहीं करा सकते कि क्या ठीक है क्या गलत है? तो ये जो सोच है हमारी, जब तक इस सोच से हम अपने को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तब तक इस गोष्ठी की सार्थकता को हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा विषय, क्योंकि आज बहुत सारे मेरे कार्यक्रम थे, पत्रकार बंधुओं का आग्रह था, मेरा भी कोई राजनीति में हुई हूँ तो रहता है, कोई पत्रकारों ने बुलाया मैं ना जाऊं तो ये कैसे हो सकता था। अभी भी गढ़ी अलावलपुर में कोई कार्यक्रम था, आज मोदी जी के मन की बात हम लोग सुनते हैं, वो भी दोनों कार्यक्रम करके मैं बीच में आया, कई सारे कार्यक्रम है। तो मैं सब लोगों से प्रबुद्ध नागरिक के नाते आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस विचार गोष्ठी की सार्थकता, यदि आप इसमें भागीदार बन रहे हैं तो अपने कर्तव्यों को भी पहचाने, अपने अधिकारों के साथ साथ जब तक कर्तव्य का निर्वहन करना हम प्रारंभ नहीं करेंगे, हम उनसे विमुख होते रहेंगे, अपने हिसाब से अपने कर्तव्यों को अधिकारों की परिभाषित करते रहेंगे, तो ना हम अपना भला कर पाएंगे, ना अपने समाज का भला कर पाएंगे, ना देश का भला कर पाएंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आयोजकों ने, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। भारत माता की जय। तो मैंने कहा कि आप किसको बुला रहे हैं? बोले डॉक्टर मोहन मर्जी को। माता साहब को तो मैं पिछले 20-22 साल से जानता हूँ, तो पहले वैसे सेवा करते थे, और वो अच्छा उनकी सेवा है, तो मेरे ख्याल में उनसे भी बढ़िया जो समाज को दिशा देगा। हमने पत्रकार को खाली दिशा दोनों तरफ तैयार करना पड़ता है, जनता की सरकार को भेजना और सरकार की जनता के पहुंचे भेजना होता है। हम किसी को कोई लंबा नहीं सकते, कटा नहीं सकते। हमारी खबर होती है, उसके 2 मिनट होते हैं, जिसकी फेवरेबिलिटी वो तो शाबाश ने कौन सा अच्छी लिखी, लेकिन वही खबर दूसरी भेजी जाती है। चाहे वो आप किसी डिपार्टमेंट की ले लें, किसी गांव की ले लें, किसी शहर की ले लें, जैसे रोड बन रहा है
तो इसने रोड के घटिया मेटेरियल लग रहा है तो कौन सा लिख दिया, इसने लिख दिया ये गलत है। तो लेकिन हमारे दुश्मन तो वहां पैदा हो गए, हमने जनता की भलाई की, जनता की भलाई करते हुए हमारे दुश्मन पैदा होते हैं। इसलिए जो भी आपने काम किया है हरियाणा आपने पहले लिए बोल साहब आप और आपकी टीम को बधाई देता हूँ कि पूरे समाज को मिला के एक मंथन किया है, दिशा देती है, अधिकारी को देती है, तंत्र को देती है, मंत्र को देती है, फिर वो उसी पे काम करते हैं। जब पूरा समाज सामने बैठा है और एक मंथन कर रहा है तो सरकार भी बैठी होती है, अधिकारी जी भी बैठे होते हैं, तो वो ना वो अपने आप ही जाकर हो जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। ये भाई कहा था कि कोई भी अधिकारी नहीं होता, ठीक है ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उससे गलत करवाया जाता है। यदि डॉक्टर भगवान जी जैसे मंत्री आए खुद सत्संग में ये जनता के बीच में थे, आज भी अपने खुशी रखे हुए रहते हैं, झांसी होते हैं। तो जितना ये समझते हैं जनता के बारे में, शायद पत्रकार जो हमारा काम करना है, पत्रकार हर चीज को देखते हैं, अच्छे को देखते हैं, बुरे को देखते हैं, लेकिन आप तो डॉक्टर होते भी अच्छा ही शब्द भी समझ रहे, ठीक रहे। तो मैं ज्यादा ना बोल के क्यों साथी बोला कि लोग ये मैं अपने यूनिट के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ। हमारी जो यूनिट है जी हरियाणा के अंदर एक मात्र यूनियन है जिसके अंदर 1750 मेंबर है और हम 5 आगे को पॉलिसी देते हैं। जैसे इन भाइयों ने वो किया है वे परिवार बनाए, तो हम ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर हम पत्रकार साथी दिवाली वाले माइक्रोफोन में जाते हैं, जीवन में जाते हैं, सवाल में जाते हैं, हम फिर भी आजकल थोड़ा विश्वास ज्यादा रख रहे हैं कि हमारे माँ बाप को पता लगे कि विष्णु जी के माँ बाप कौन है, या मेरे बच्चे को भी दिवाली वगैरह बताए तो माँ हमारे जो भैया जी हैं कि अंकल जी वहाँ बैठे हम उनसे बात कर रहे हैं। सौभाग्य है साथ में लक्ष्मण सिंह जी यादव और श्री विधायक बैठे हैं और राजनीति भी है और प्रशासन भी बैठे हैं, मंत्री साहब बैठे हैं, न्यायपालिका भी बैठी है और चौथा स्तंभ पत्रकारिता भी बैठी है। देखो अपना उद्गार एक है, हम अलग अलग नहीं, वोट सबकी एक है। कितना ही बड़ा कोई हो गया वो उसकी भूल है, वो उसका अहंकार है, अहंकार है तो संकीर्ण है, अहंकार मिटाओगे तो आप विशाल हो। एक जुम्मानियां मिली है किसी को कुछ करने की, किसी को कुछ करने की। एक बहनों ने गाया अभिनंदन, तो कैसा आनंद लगा कि हम उसको भूल जाए। समाज एक बड़ा परिवार है, समाज के लिए सब कुछ है। आज राजनीति भी है तो समाज के लिए है, कार्यपालिका है तो समाज के लिए है, न्यायपालिका है तो समाज के लिए है और आज पत्रकारिता है तो समाज के लिए है। पहले हम सामाजिक हैं, फिर हम अपना व्यापारी है, या एक कोई घरवाई बना रहा है, कोई कपड़ा बो रहा है, धागा बन रहा है, सूत बन रहा है, कहीं से कहीं पहुंच रहा है, ये ताना वाला सारा समाज है। समाज के ऊपर तो भगवान है, साकार रूप तो समाज है, वो निराकार है, साकार तो यही है। और फिर कोई कर देगा, कोई नहीं, हमें ही करना होगा। Who is guest? Who is host? कभी सोचा क्यों नहीं बोले? अरे जानना उसके ऊपर जान लो, देखना उसको एक बार देख लो, निश्चिंत हो जाओगे। किससे डरना है? Who is guest or who is host? You are host. An employee is host. An employee is guest. और आज हो क्या रहा है? एम्प्लॉय हमको चला रहा है, एक कार्यपालिका हमको चला रही है। अरे व्हाट इज दिस? एक राजनीति क्या है? राजा पहले होता था, अभी मेरे भाई साथी ने कहा अंग्रेज होता था, उस राजा का डेमोक्रेसी करके आज राजा हमारे बीच में है। एक वोट है, चाहे एमपी बोलो चाहे रवि गुप्ता हो,
चाहे महेश वैद हो, चाहे आप और हम, एक वोट है, किसी की 4 वोट नहीं है, किसी की 6 वोट नहीं है। एवरी पीपल आर द सेम। किसी के पास थोड़ा ज्यादा है, मेरे को कृपा हुई। अरे बात, एक पेड़ के बगल आया और आंधी नहीं, आंधी चली उड़ गया, उसके आम नहीं लगे। एक पेड़ के बगल आया, आंधी नहीं चली, आम लग गए। किसी के लग गया, किसी के नहीं लगा, क्या फर्क पड़ गया? वोट तो सबकी एक है, एक है। भूल जाना चाहिए उसको कि मैं कितना बड़ा हूं, भूल जाना चाहिए उसको मैं कितना बड़ा हूं। किससे बड़ा है वो? अरे भगवान के घर जाना है। राजा जनक बन के राज किया, वो बड़ा कहलाया। क्यों दबे हम किसी से? एक नाई वाली चौक पे चालान कर दिया जाता है 100 रुपया, 100 रुपये उसे झपट लिया जाता है। क्यों? क्यों? उसके 300 रुपये 400 रुपये मिलते, 100 रुपये झपट लेते हैं, चुपचाप बैठ लेते हैं। भाई आज ये चर्चा करनी चाहिए, पत्रकार लोग बैठे हैं। क्यों? कौन हमको चला रहा है? कौन हमें ब्रिटिशर चला रहा है जो 100 रुपये को हमसे झपट लेता है? क्या हमारा भाई भाई मनसब्जी नहीं है? क्या न्यायपालिका हमारी नहीं है? क्या पत्रकारिता हमारी नहीं है? कि 10 रुपए में जब खाना खिलाते हैं पेट भर के, तो उसको भी सुकून मिलता है, हमको भी सुकून मिलता है। और उससे जब 100 रुपए न्यायपालिका चौक पे लूट लिया जाता है, तो एक न्यू लगता है किस देश में रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। पत्रकारिता के बारे में तो बहुत बात हो गई। एक नागरिक का क्या राष्ट्र निर्माण में योगदान होना चाहिए? मेरा ये मानना है, राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि हजारों साल पुरानी एक पुण्य भूमि जो ईरान से लेके बर्मा तक, तिब्बत से लेके श्रीलंका तक फैली हुई थी, उसको आज राष्ट्र निर्माण की बात क्यों करनी पड़ रही है? क्यों वो 200 साल गुलाम रहा? व्यापारी के देश में अंग्रेज आया, 3,000 लाख करोड़ रुपए लूट कर ले गया। छिन्न भिन्न भारत दे गया। दोनों भुजा काटने के बाद, 565 रियासतें बांटने के बाद, सरदार पटेल ने अपने पौरुष के साथ उन रियासतों को एकत्र करा। एकमात्र रियासत आज भी दुख दे रही है। हमें सोचना पड़ेगा। अमित जी ने कहा कि व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र। मेरा ये मानना है, राष्ट्र निर्माण की बात करें तो राष्ट्र, फिर समाज, फिर परिवार, फिर अहम। देखिए, मैं तो एक पूंजीपति हूं, तो मैं तो पूंजीवाद की बात करूंगा। अब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और इस देश के एक सपूत जो 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देता है, 25 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार देता है, उसकी पूंजी खत्म हो गई। और हम जश्न मना रहे हैं नागरिक के तौर पे। देखिए, अडानी की ऐसी ऐसी हो गई। ये जो पूंजीवाद को गाली देने की परंपरा है हमारे देश में, ये बंद होनी चाहिए। एक यूनियन कार्बाइड 1984 में हजारों लोगों का वध करके उसका एमडी निकल जाता है। बीबीसी उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की हिम्मत नहीं करते कि लोगों को न्याय नहीं मिला। 2002 के दंगे याद दिलाती रहती है। हमें एजेंडा पहचानने होंगे लोगों के कि कब, कौन, कहां, कैसे बोल रहा है, और उन एजेंडा का हमें जवाब देना होगा यदि हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। मैं अभी एक वीडियो देखा था 2011 का। हमारे यहाँ एक हिस्टोरियन है, एनवायरमेंटलिस्ट है, बड़े ज्ञानी लोग हैं, रामचंद्र गुहा, कनाडा में बैठ के लेक्चर देते हैं। 10 रीजन, वो 10 रीजन बता रहे हैं why India cannot and must not become a superpower. Cannot and must not. उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान को कभी सुपर पावर बनना ही नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? जिसकी किताबें हम पढ़ते हैं। कौन कह रहा है? जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं हिस्टोरियन के तौर पे।
ऐसे एजेंडा वाले लोगों को पहचानना होगा और उनको उनकी भाषा में जवाब देना होगा। तब राष्ट्र निर्माण की बारी आएगी, तब हम कह सकेंगे कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। और वह देखिए, जब हम आजाद हुए तो हमें बताया गया हम तो पंचशील के सिद्धांत मानने वाले हैं, हमें क्यों चाहिए मिलिट्री। नतीजा हाथ के हाथ कश्मीर पे कब्जा, नतीजा 1962 में चीन में कब्जा, नतीजा 1965 की फिर लड़ाई। जब हम हुए 1971 में मजबूत तो क्या हुआ, फिर हुआ 1000 की पॉलिसी। आज वही पाकिस्तान भिखारी बन के अंदर घूम रहा है क्योंकि उसे पता है हम मजबूत है। तो हमें मजबूत होना पड़ेगा। मेरे को छोटी सी एक कहानी याद आती है कि क्रिकेट के मैच में दो भाई एक टीम का हिस्सा थे, वो हार कर बस में बैठ के आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक तीसरे व्यक्ति ने जो उस मैच का साक्षी था, बीच में एक भाई को थोड़ा सा बोला कि तेरी गलती थी, तो वो दूसरा भाई उसके ऊपर गिर पड़ा, तू कौन बोलने वाला, हम काम में डिबेट लगे आपस में। तो यदि हमारे समाज में, देश में कोई समस्या है तो हम आपस में बैठ के निपट लें, हिंडनबर्ग और बीबीसी जैसों को बीच में ना आने दें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं अमित भाई का धन्यवाद करते हुए मुझे बुक किया है। एक घर प्रशासन और आम जनता की करनी है, जो कुछ कमियां प्रशासन में होती हैं, कुछ अच्छा होती है, उन सबको आगे बढ़ाता है, बताता है कि ये कमियां हैं, वो ठीक की जाए, ठीक किया जाए। तो कोशिश की जाती है कि के माध्यम से तो हमारे पास समस्या आती है, सबसे बाद हम उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सरकार की योजनाएं हैं, वो भी प्रशासन को प्रशासन की योजनाएं बनाते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे अपना धन्यवाद। मीडिया के साथियों का तो सहयोग हमें मिला, मेरे हिसाब से ऐसा सहयोग किसी को नहीं मिला था। पूरे सारे काम तो हमने करवाए, मुद्दे मेन रूप से उठाने का काम अगर वो सहयोग मीडिया के साथियों का हमें नहीं मिलता तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि वे काम नहीं करते। तो मैं मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा हमेशा सहयोग किया। साथियों, एक समाज के निर्माण में, एक राष्ट्र निर्माण में जो मीडिया के साथियों का सहयोग होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसे लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है। तो तीसरा स्तंभ इसको कहा जाता है, तो आप मान के चलिए कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला जमात है, महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौम है। आप सभी साथियों ने मेरी बात सुनी, ज्यादा लंबा स्पीच नहीं दूंगा आज यहाँ, लेकिन जो मुझे मान सम्मान दे उसके लिए मैं रेडी हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी साथियों ने मेरी बात सुनी, थैंक यू। समस्या है उसमें मेरा इन्होंने कदम से कदम साथ दिया और उसमें अपने कार्यकाल में मैं सफल हुआ। इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। रही बात चौथे स्तंभ की, मैं तो अपने भाइयों को, पत्रकार बंधुओं को एक भोले शंकर का तीसरा नेत्र होता है, वो नेत्र समझता हूं उनको, वो नेत्र का काम करते हैं। ये समाज में एक स्वच्छ साफ सुथरा प्रशासन देना हो, कोई गलत हो तो उसको पलटना हो, इनकी अहम रोल होता है इस काम में। सरकार निकलती हो तो मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ ये एक मिनट नहीं लगाते हो सरकार को पलटने में। तो हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे भाइयों की, पत्रकार बंधुओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और कोई, मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से बताता हूँ, कोई अधिकारी गलत नहीं होता, कोई कर्मचारी गलत नहीं होता। जो हम चुने हुए नुमाइंदा होते हैं, हम पार्षद, सरपंच जो कड़ी होते हैं पब्लिक की, उस कड़ी के साथ जुड़ के पब्लिक का काम आगे बढ़ के अपनी समर्पितता करके, समर्पित भावना से करें तो मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार क्या, सब कुछ गलती जो हो रही है वो इस देश से खत्म हो सकती है। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्र निर्माण और समाज और कुशल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे साथी, मैं साथी इसलिए कहूंगा
कि कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले और पत्रकारिता जगत में काम करने वाले कहीं ना कहीं आपसे तालमेल है। जितने भी अनेक प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में जो खामियां होती है या जो अच्छाई होती है, उसको यदि सही मायने अगर जन जन तक पहुंचाने का अगर कोई काम करते हैं तो केवल और केवल मेरे पत्रकार बंधु करते हैं। उनको अनेक प्रकार की समाज के अंदर जितनी भी खामियां हैं या अच्छाई है, वो सरकार तक पहुंचाने में, प्रशासन तक पहुंचाने में अगर कोई कड़ी का काम करते हैं तो पत्रकार है। पत्रकार अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के संकट और अनेक प्रकार की धमकियां किसी के पक्ष में लिखे तो बहुत बड़ा मान सम्मान नहीं देते, लेकिन किसी के विपक्ष में लिखते हैं तो उनकी बाहें टेढ़ी हो जाती है, नजरें टेढ़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन साथियों, अगर ये वो स्तंभ है, आप चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं, तीसरा नेत्र अगर किसी को कहते हैं, तो समाज के अंदर काम करने वाले पत्रकार बंधु हैं जो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की मुसीबत और विषम परिस्थितियों में काम करने वाले अगर कोई अडिग है वो हमारे पत्रकार बंधु हैं। इस विचार गोष्ठी में मैं इतना ही कहूँगा कि वो समाज या राष्ट्र या सरकार भी उनके प्रति भी अच्छा दृष्टिकोण अपनाए। उनके कहीं ना कहीं परिवार भी आज इस महंगाई के दौर में और जिस प्रकार की वो ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आते हैं, तो इस महंगाई के दौर में उनका भी अपना परिवार होता है, उनका भी अपना सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन उनकी आजीविका के लिए भी ये कहीं ना कहीं विचार करें ताकि वो भी इस समाज के ही अभिन्न अंग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद। देखो जी, बात और बेंच का तो होता ही होता है, इसके साथ साथ पत्रकार बंधुओं से भी हमारा बहुत ज्यादा संबंध होता है, क्योंकि जो भी हम अपने दिल की बातें कहते हैं वो पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कही जाती है। कभी भी कोई भी बातें होती है तो पत्रकार बंधु हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारे साथ कंधे से कंधे रहते हैं। आज अपनी प्रदेश करके पूरी गोष्ठी है, ज्यादा मुझे पता नहीं था इसका, अभी आया हूँ। तो मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं, सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने रेवाड़ी के अंदर एक विचार गोष्ठी प्रदेश स्तरीय रखी थी और ये बड़ी अच्छी बात है कि पत्रकारिता का समाज निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है और समाज को जागरूक करने, जो हमारी सामाजिक बुराइयां जो भी समाज के अंदर हैं और राजनीतिक जो भी इलाके की हैं वो सब बात उठाने के लिए जो पत्रकारिता का एक अहम रोल रहता है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह का जो प्रोग्राम है